के संस्कृत का चतुर्था पाठ का हम संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने इस पाठ का संपूर्ण अध्ययन कर लिया था, संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद कर लिया था। आज हम ये जो चतुर्था पाठ है जिसका शीर्षक है संस्कृत साहित्य लेखिका, इस संपूर्ण पाठ का हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। सर्वप्रथम इसमें हम मौखिका का प्रश्न करेंगे, इसके बाद हम लिखित का भी प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना विलंब की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला में आप देख सकते हैं ये पहला प्रश्न दिया गया है, एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद में जो है उत्तर बताना है, एक पद के द्वारा जो है उत्तर बताना है। तो सर्वप्रथम दिया गया पहला प्रश्न है विपुलम किम अस्ति, विशाल क्या है, विस्तृत क्या है ना। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों का उत्तर चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ से है कि प्रश्न संख्या क है, जैसे कि विपुलम किम अस्ति, तो विशाल क्या है, विस्तृत क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे आप, उत्तर में संस्कृत साहित्यम है ना। तो विशाल क्या है, संस्कृत साहित्य है। इसके बाद है प्रश्न संख्या ख है विपुलम संस्कृत साहित्यम के संवर्धितम। तो विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा बढ़ाया गया, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा बढ़ाया गया। तो उत्तर में आप लिखेंगे विभिन्न कवि भी शास्त्रकारश्च, यानी कि अनेक कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा, है ना, अनेक कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा इस विशाल संस्कृत को बढ़ाया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है ग काव्यानाम रचने संरक्षणे च का दत्तावधाना, यानी काव्यों की रचना और संरक्षण में कौन दत्तावधान थे, है ना। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे स्त्रियाँ, यानी कि स्त्रियाँ जो थी, स्त्रियाँ ये काव्यों की रचना और संरक्षण में दत्तावधान थे। इसके बाद दिया गया है गंगा देवी किम महाकाव्यम और रचयत। तो गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे मधुरा विजयम, है ना। मधुरा विजयम इन्होंने अपने पति के मदुरई विजय के अभियान के पश्चात इन्होंने इस काव्य को लिखे थे। इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद है आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा। तो आधुनिक संस्कृत, आज के समय में ये संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। तो उत्तर में लिखेंगे आप पंडिता छमाराव, पंडिता छमाराव, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखेंगे। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध है पंडिता छमाराव। इसके बाद अब आगे दिया गया है दूसरा प्रश्न है, इसमें दूसरा प्रश्न है पदार्थम वदत, यानी कि पद का अर्थ बताएं। तो प्रश्न संख्या क है लभ्यन्ते इत्यस्य कः अर्थ, लभ्यन्ते इसका क्या अर्थ है। इसमें जितने भी पद दिए गए हैं सभी का क्या कर रहे हैं, हमें अर्थ बताना है। तो चलिए हम सभी का अर्थ एक एक करके बता देते हैं। तो अब प्रश्न संख्या क का उत्तर में लिखेंगे प्राप्नुवन्ति। लभ्यन्ते इसका अर्थ क्या है, तो प्राप्नुवन्ति यानी प्राप्त करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या ख दिया गया इंद्राणी इत्यस्य कः अर्थ। तो इंद्राणी इसका क्या अर्थ है। तो इसमें आप उत्तर में लिखेंगे इंद्रस्य पत्नी, यानी कि इंद्र की पत्नी को हम इंद्राणी कहते हैं, ठीक है। तो इंद्राणी का अर्थ क्या हुआ, इंद्रस्य पत्नी, यानी इंद्र की पत्नी, इंद्र की भार्या, ठीक है। इसके बाद दिया गया है प्रश्न संख्या ग है वर्तते इत्यस्य कः अर्थ, यानी वर्तते इसका क्या अर्थ है। तो इसमें आप लिखेंगे उत्तर में अस्ति, यानी कि है। वर्तते का ये जो अर्थ है यानी कि है, अस्ति लिखेंगे। इसके बाद है विपुलम इत्यस्य का अर्थ, विपुलम इसका क्या अर्थ है। इसका उत्तर में आप लिखेंगे विस्तृतम, यानी कि विस्तार। इसके बाद है प्रश्न संख्या अंग दिया गया है, इसमें ऋषिका इत्यस्य का अर्थ, ऋषिका इसका क्या अर्थ है। उत्तर में आप लिखेंगे ऋषि पत्नी, यानी ऋषि की पत्नी को हम ऋषिका कहते हैं। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लेंगे, दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से लिखित का प्रश्न प्रारंभ हो जाता है। लिखित का यहाँ से प्रश्न अब हम करेंगे। तो यहाँ प्रश्न संख्या 1 दिया गया लिखित का एक पदेन उत्तरम दत्त, यानी एक पद के द्वारा उत्तर दें। तो प्रश्न संख्या का दिया गया है कस्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका पिशन्ति, यानी किस युग में मंत्रों के दृष्टा के रूप में न केवल ऋषि थे बल्कि ऋषिकाएं भी थी। यानी किस युग में मंत्रों के दृष्टा जो है सिर्फ ऋषि, न केवल ऋषि थे बल्कि ऋषिकाएं भी थी। तो ये किस युग की बात है। तो चलिए इसका उत्तर में हम जान लेते हैं। किस युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी थी। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे वैदिक युगे, यानी कि वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी थी। इसके अतिरिक्त दिया गया अगला प्रश्न है वागम भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते। वागम भृणी ऋषिका का उल्लेख कहाँ देखे जाते हैं, है ना। इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है। तो वागम भृणी ऋषिका का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में प्राप्त होता है ना। तो ऋग्वेद लिखेंगे। इसके बाद जो है अगला प्रश्न संख्या ग दिया गया है कि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी का आसित। याज्ञवल्क्य से पत्नी का आसित, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी।
तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य की जो ऋषि हैं उसकी पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वो कौन थी, मैत्रेयी थी। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दिया गया है प्रश्न संख्या घ। प्रश्न संख्या घ दिया गया है कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म। तो किसके सभा में शास्त्रों में निपुण, शास्त्र में कुशल गार्गी वाचक नवी वो बैठती थी, रहती थी। तो ये जो है जनकस्य यानी कि राजा जनक की सभा में ये शास्त्रार्थ कुशल, शास्त्र में निपुण ये गार्गी वाचक नवी ये रहती थी। इसके अतिरिक्त अगला जो प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या अंग है कि लौकिक संस्कृत साहित्ये ४४ कवित्रीणां प्रथम कल्पा का वर्तते। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है ना। सर्वप्रथम किसका नाम आता है 40 कवित्रियों में लौकिक संस्कृत साहित्य में, तो ये विजयांका का सर्वप्रथम नाम आता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में सर्वप्रथम जो कल्पा है वो विजयांका। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अतिरिक्त दिया गया लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनां कवित्रीणां वर्णनम लभ्यते। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन प्राप्त होता है, तो ४४ यानी 40 कवित्रियों का वर्णन जो है ये प्राप्त होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त दिया गया अगला प्रश्न है विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्। तो ये विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, तो चंद्रादित्यस्य है ना, चंद्रादित्यस्य। इसको आप याद रखेंगे। अब जो है यहाँ पे लिखित का दूसरा प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है। अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी निम्नलिखित ये जो रिक्त स्थान दिए गए इसकी पूर्ति करना है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या का दिया गया है बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य से पत्नी डैश वर्णिता। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, इसका जो वर्णन मिलता है तो यहाँ पे भरेंगे आप मैत्रेयी यानी बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का वर्णन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मैत्रेयी भरेंगे। प्रश्न संख्या ख दिया गया है जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला डैश वाचक नवी तिष्ठति स्म। तो जनक की सभा में शास्त्रों में निपुण कौन बैठती थी, तो गार्गी वाचक नवी। यहाँ पे गार्गिया भरेंगे, गार्गी वाचक नवी ये बैठती थी, रहती थी। इसके अतिरिक्त जो है प्रश्न संख्या ग दिया गया है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण डैश कवित्रीणां 150 पद्यानि लभ्यन्ते। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितने कवित्रियों का 50 श्लोकों में प्राप्त होता है, उसका 50 श्लोकों में जो है कितने कवित्रियों का वर्णन जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ४४ यानी 40 कवित्रियों का ये 50 श्लोकों में इसका जो है वर्णन प्राप्त होता है, इसका प्रमाण मिलता है। इसके बाद दिया गया है तासु डैश प्रथम कल्पा वर्तते। उसमें जो है सर्वप्रथम कल्पा कौन है, प्रथम कल्पा कौन है, उसमें सर्वप्रथम किसका नाम आता है, तो इसमें आप भरेंगे विजयांका है ना, इसमें आप भरेंगे विजयांका। इसके बाद दिया प्रश्न संख्या अंग है सा च डैश वर्णाशी तिथि। तो इसमें आप भरेंगे श्याम, वह जो है और वह श्याम वर्ण की थी, तो इसमें भरेंगे आप श्याम। इसके बाद दिया गया है प्रश्न संख्या च है चंद्रादित्यस्य राज्ञी डैश ए विजयांका इति मन्यते। तो चंद्रादित्य की रानी, ये चंद्रादित्य की रानी कौन ही विजयांका के रूप में मानते हैं लोग, तो विजय भट्टारिका को ही विजयांका मानते हैं, चंद्रादित्य की रानी जो थी। आगे दिया गया है 16 शतके अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलांबा डैश नामक प्रोढ़म चंपू काव्यम और रचयत। तो 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा जो है, इन्होंने कौन से किस ग्रंथ की, किस प्रोढ़ चंपू काव्य की रचना की थी, तो इसमें आप भरेंगे वरदाम्बिका परिणय। इन्होंने जो है तिरुमलांबा ने, अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक इन्होंने चंपू काव्य की रचना की थी। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब आगे तीसरा प्रश्न दिया गया अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया दत्त। अधोलिखित निम्नलिखित जो यहाँ पे दिए गए हैं प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर जो है पूर्ण वाक्य के द्वारा संस्कृत भाषा में देना है। तो प्रश्न संख्या का दिया गया है ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। तो ऋग्वेद में कितने ऋषिकाएँ जो है मंत्र दृष्टा के रूप में इसका उल्लेख मिलता है, कितने जो है मंत्र दृष्टा ऋषिका के रूप में प्राप्त होता है, किसमें, ऋग्वेद में। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी को चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं। तो आप प्रश्न संख्या क का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे उत्तरम में कि ऋग्वेदे 24 ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में 24 ऋषिका का उल्लेख प्राप्त होता है,
मंत्र दृष्टा ऋषिका के रूप में, है ना। तो ऋग्वेद में 24 मंत्र दृष्टा ऋषिका के रूप में प्राप्त होता है, इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या ख दिया गया, याज्ञवल्क्य से पत्नी केन रूपेण वर्णिता। तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वो किस रूप में वर्णित है, इसका प्राप्त होता है। तो इसका आप उत्तर में लिखेंगे, याज्ञवल्क्य से पत्नी दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णिता। तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वो दार्शनिक रुचिमती रूप में वर्णित है, दार्शनिक रुचिमती रूप वाली थी। इनको आप ध्यान में रखेंगे, दार्शनिक विचार वाली इस रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या ग दिया गया है, याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षयति। याज्ञवल्क्य उसको किसकी शिक्षा देती है। तो इसको आप उत्तर में आप याद रखेंगे, याज्ञवल्क्य ताम आत्मतत्वम शिक्षयति। तो याज्ञवल्क्य आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या घ दिया गया है, विजयांका कह वर्ण आसित। ये जो विजयांका थी वो किस वर्ण की थी, किस रंग की थी। तो इसका आप उत्तर में याद रखेंगे, विजयांका वर्ण श्याम आसित। तो विजयांका ये श्याम वर्ण की थी। इसके बाद प्रश्न संख्या अंग है, त्रिमलांबा कस्य चंपू काव्य से रचनाम कृतवती। तो त्रिमलांबा जो थी वो किस चंपू काव्य की रचना की। उत्तर में आप याद रखेंगे, त्रिमलांबा वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य से रचनाम कृतवती। तो त्रिमलांबा जो थी वो वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, वरदाम्बिका परिणय त्रिमलांबा ने लिखी थी, इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या च दिया गया है इसमें कि शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचित्री का। तो शंकर चरितम ये जो है जीवन चरित्र पर आधारित जो है ये किसने लिखी थी, ये जो किसकी रचना है जीवन चरित्र पर आधारित। तो उत्तर में आप लिखेंगे, शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचित्री पंडिता क्षमाराव, ठीक है। तो शंकर चरितम इस जीवन चरित्र की जो रचित्री हैं, रचना करने वाली है, वो पंडिता क्षमाराव है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब जो है प्रश्न संख्या 4 दिया गया, उदाहरणानुसारम पर्यायवाची पदानि लिखत। तो उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची पद लिखें। तो उदाहरण एक दिया गया है, प्रश्न है कि विशालम इत्यस्य पर्याय पदम किम। तो विशालम, तो इसका जो है पर्यायवाची क्या होगा। तो विशालम इत्यस्य विपुलम पर्याय पदम। तो विशालम का जो है विपुलम होगा इसका पर्यायवाची शब्द, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ बताना है कि वृथा का, तत्परा का, वर्तते, ख्याता, ये सारे जितने भी दिए गए हैं सभी का हमें क्या बताना है, पर्यायवाची इनका जो है पद क्या होगा वो बताना है। तो चलिए हम सभी का बता देते हैं। तो आप चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, रिक्त स्थान में इस प्रकार से भरेंगे, वृथा इत्यस्य निरर्थकम पर्याय पदम। तो निरर्थकम आप भरेंगे, तो वृथा यानी बेकार होता है, तो बेकार यानी कि जो निरर्थक है उसी को बोलेंगे। तो वृथा का जो पर्याय पद होगा वो निरर्थक भरेंगे। इसके बाद है तत्परा इत्यस्य डैश पर्याय पदम। तो तत्परा यानी कि उत्सुका हो जाएगा इसका पर्याय पदम, तत्परा का यानी कि उत्सुक। इसके बाद जो है वर्तते इत्यस्य डैश पर्याय पदम। तो वर्तते का पर्याय पद क्या होगा, पर्यायवाची। तो इसका हो जाएगा अस्ति, यानी वर्तते यानी इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो अस्ति होगा, यानी कि है। इसके बाद जो दिया गया है वो है ख्याता दिया गया, ख्याता इत्यस्य डैश पर्याय पदम। तो ख्याता का पर्यायवाची क्या होगा, प्रसिद्धा हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञातमेव का इसका जो है पर्यायवाची विदितमेव हो जाएगा, इसको भरेंगे आप विदितमेव, है ना। इसके बाद जो है भार्या इत्यस्य डैश पर्याय पदम। तो भार्या का अर्थ होता है पत्नी, तो यहाँ पे पत्नी भर देंगे, या अर्धांगिनी भी आप दे सकते हैं। जो भी आप पर्यायवाची जान रहे हैं उसको आप भर सकते हैं। बहुत सारा और भी पर्यायवाची शब्द हो सकता है, लेकिन मैंने आपको लिए यहाँ पे जो लेके आया उसको आप लिख सकते हैं, अथवा इसके अतिरिक्त भी आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जननी इत्यस्य माता पर्यायवाची होगा, जननी का पर्यायवाची क्या होगा, तो माता होगा, माता लिख देंगे। तो इस प्रकार जो है सभी का पर्यायवाची इस प्रकार से आप लिख लेंगे। वीडियो रोककर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो 5वां प्रश्न दिया गया है, अधुलिखित पदैः वाक्यानि रचयत, यानी कि निम्नलिखित पदों के द्वारा जो है वाक्य का निर्माण करना है। जैसे प्रश्न संख्या यहाँ पे क दिया गया, एक पद दिया गया है सभायाम, इस पद का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य का निर्माण करना है। इसी प्रकार दिया गया प्रथम कल्पा, इस पद का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो और भी जितने सारे पद दिए गए हैं सभी का हम प्रयोग करते हुए चलिए वाक्य निर्माण आपको करके बता देते हैं। तो वाक्य निर्माण आप इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले सभायाम दिया गया था, तो सभायाम का आप इस प्रकार से बनाएंगे, जनकस्य सभायाम गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म। तो जनक की सभा में गार्गी वाचक नवी ये रहती थी, बैठती थी। इसके अतिरिक्त प्रथम कल्पा है, इसका प्रयोग आप करते हुए वाक्य निर्माण करेंगे। लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्री नाम विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों में
विजयांका ये प्रथम कल्पा है, तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं कि विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, ये भी लिख सकते हैं। तो वाक्य निर्माण आपको करना है किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। लभ्यते दिया गया है, इसका आप किस प्रकार से करेंगे, तो तत्र किमपि न लभ्यते, है ना। इसके बाद ऋषिया, ऋषिया का आप करेंगे ऋषिया वने निवसन्ति स्म, ऋषि जंगल में निवास करते थे। इसके बाद दिया गया है शास्त्राणाम, प्राचीन शास्त्राणाम संरक्षणम आवश्यकम, तो प्राचीन शास्त्रों का संरक्षण यानी रक्षा करना ये बहुत ही आवश्यक था। तो इस प्रकार आप इसको वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया गया, उदाहरणम अनुसृत्य स्त्री प्रत्यय योगेन शब्दम रचयत, तो उदाहरण के अनुसार स्त्री प्रत्यय के योग से शब्द का निर्माण करें। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण एक दिया गया है, कारक जोड़ टाप मिल करके, ये टाप क्या है, प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, तो कारक धन टाप मिल करके कारिका बना है। ठीक है, तो कारक धन टाप मिल करके कारिका बना है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे लेखक धन टाप, नायक धन टाप, ये इन सारे को मिला करके क्या यहाँ पे बनेगा, तो सभी का चलिए हम बता देते हैं। तो आप इस प्रकार बनाएंगे, लेखक धन टाप मिल करके बनेगा लेखिका, नायक धन टाप मिल करके बनेगा नायिका, वाचक धन टाप मिल करके बनेगा वाचिका, विधायक धन टाप मिल करके बनेगा विधायिका, योजक धन टाप मिल करके बनेगा योजिका, धारक धन टाप मिल करके धारिका बनेगा, और पालक धन टाप मिल करके पालिका बनेगा, गायक धन टाप मिल करके गायिका, इस प्रकार बनेगा। तो इस टाप प्रत्यय का, ये टाप क्या है, स्त्री प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय का हम प्रयोग कब करते हैं, तो जैसे कि ये पुल्लिंग दिया गया है, हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो स्त्रीलिंग में बनाने के लिए तो हम गिम्प प्रत्यय का भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये अकारांत है, इसीलिए इसको ध्यान में रखेंगे कि अकारांत पुल्लिंग जो भी शब्द दिए रहेंगे उसका हम अगर स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो जैसे विधायक धन टाप मिल करके विधायिका बना है, योजिका बना है, इसी प्रकार ये जो है स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस पाठ का यहाँ पे आखिरी प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य रेखांकित पदानाम स्थाने अन्य पदानि योजयत, तो उदाहरण के अनुसार रेखांकित पद के स्थान पर हमें अन्य पद को जोड़ना है, लिखना है ना। तो उसी के बदले में हम दूसरा चीज़ को हम लिखेंगे, दूसरे शब्द को, अन्य पद को लिखेंगे हम यहाँ पे, और उसका अर्थ भी सेम ही हो जाएगा, एक ही तरह हो जाएगा, अर्थ दोनों का अर्थ समान ही रहेगा, परंतु हम इसको जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए हम लिख करके आपको बता देते हैं जितने भी प्रश्न दिए गए हैं। पहला इसमें दिया गया है, बालका प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति स्म, यहाँ पे क्या है कि ये लट लकार का ही प्रयोग किया है, परंतु आखिरी में अस्म लगा दिया, तो ये क्या हो गया, यानी कि वर्तमान काल का वाक्य ही भूतकाल में हम भूतकाल का हो गया। ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या बना कि बालक प्रतिदिन विद्यालय जाता था, है ना, बालक प्रतिदिन विद्यालय जाता था या बालक प्रतिदिन विद्यालय गए, तो इसका ये अर्थ हो गया। अब हम इसी को हम लंग लकार के प्रयोग करेंगे और इसको हम बनाएंगे। तो लंग लकार का प्रयोग करेंगे, क्या बनेगा, बालका प्रतिदिनम विद्यालयम अगच्छत बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके बाद दिया गया है, छात्रा सायं काले क्षेत्रे क्रीडन्ति स्म, तो छात्रा मतलब लड़के संध्या काल में मैदान में खेलते थे, है ना। तो इसका हम किस प्रकार बनाएंगे, तो इसका हम यहाँ पे क्रीडन्ति स्म के स्थान पे हम सिर्फ ला देंगे अक्रीडन ला देंगे, क्योंकि लंग लकार में यानी कि भूतकाल के वाक्यों में जब क्रिया के आगे में हम अ लगाते हैं और तोतम अन्न का रूप चलेगा, आखिरी में अन आएगा, तो छात्रा सायं काले क्षेत्रे अक्रीडन बनेगा। इसके बाद चलिए अगले देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या ग दिया गया है, अध्यापका वर्गेषु पाठयन्ति स्म, तो अध्यापका यानी कि शिक्षक गण वर्गों में यानी कक्षाओं में पढ़ाते थे, शिक्षक गण कक्षाओं में पढ़ाते थे। तो इसका आप यहाँ पे पाठयन्ति स्म के आप स्थान पे लिखेंगे अपाठयन, तो अध्यापकः वर्गेषु अपाठयन। इसके बाद दिया गया है, गजा वने भ्रमन्ति स्म, तो गजा यानी कि हाथी जंगल में भ्रमण करते थे या घूमते थे। तो यहाँ भ्रमन्ति स्म के स्थान पे आप लगा देंगे अभ्रमण, तो गजा वने अभ्रमण बन जाएगा। इसके बाद है, कोकिला वृक्ष शाखासु कूजन्ति स्म, तो कूजन्ति स्म यानी कि कोकिला मतलब कोयल वृक्ष की शाखाओं में कूजते थे, है ना, कूकती थी। कोयल वृक्ष की टहनियों में कूजती थी
या कूकती थी। हो गया। तो यहाँ पे कूजंती असमों के स्थान पे आप देंगे अकूजन, कोकिला वृक्ष शाखासु अकूजन। इसके बाद एक आखिरी दिया गया है वानरः तरु शिखरेषु कुर्दंती अस्म। तो ये जो बंदर तरु शिखरेषु मतलब कि डालियों में, बंदर जो है ये डालियों में, पेड़ की डालियों में, टहनियों में कूदते थे। ये हो गया। तो इसका हम अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, रेखांकित पद जो दिया गया है, रेखांकित यहाँ पे पद, इसके स्थान पे हमें लाना है दूसरा। तो वानर जो है, बंदर जो थे वो वृक्ष की शाखाओं में कूदते थे। तो यहाँ पे कुर्दंती अस्म के स्थान पे हम क्या करेंगे और कुर्दन लाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और 10वीं कक्षा से संबंधित वीडियो और भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो है। तो आप सभी अध्याय का एक एक करके आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक इससे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृत है, धन्यवाद।